All right, hi everyone. Good evening. Just a minute. हाँ. All right. So वॉल्यूमेट्रिक चैप्टर में हम लोगों ने इतना पार्ट अभी तक कवर कर लिया है. इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई असुविधा? ऑल राइट. तो आज के डिस्कशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. विल बी डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट concept of n factor and its calculation. We'll also understand couple of new terms called as equivalent weight, equivalence, normality, right? And then also discuss something called as law of chemical equivalence. ठीक है, सब मिला के इस सब को आप इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट बोल सकते हो. हाँ, बैलेंसिंग का मैं एक ही मेथड सिखाया है, वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एंड आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट. यू डोंट नीड मोर मेथड्स. अपने आप में वैसे ही बैलेंसिंग इतना काम नहीं आएगा. ये एक कर लिया वही काफी. ठीक है. हाँ, अब आप ऑब्जर्व करना. नॉर्मेलिटी इज नॉट इन द सिलेबस. किसने बोल दिया ऐसा, पृथ्वीराज? ऐसा किसने कहा नॉर्मेलिटी इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस? किसी ने तुम्हें गुमराह किया है. कोई तुम्हारे साथ आरजीगिरी मचा रहा है. डू यू नो द वर्ड आरजीगिरी? सर आप आर्चीबाल्ड कॉमिक्स का रेफरेंस दे रहे हो क्या? आरजीगिरी. आरजीगिरी स्टैंड्स फॉर लाइक आर. नहीं नहीं, सावधान रहें, सतर्क रहें, नहीं रहा ऐसे. तो आप सीखोगे व्हेन यू विल गो इन कैंपस. तो वहां पर क्या होता है, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है. आरजी स्टैंड्स फॉर रिलेटिव ग्रेडिंग. तो उसमें कैसा होता है, नॉट जस्ट आपको अच्छे नंबर लाने होते, आपको दूसरों के कम नंबर भी करवाने होते. ऐसा करना नहीं होता, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स which you will find around you, some RG students around you, जो deliberately तुम्हें गलत information देंगे ताकि तुम्हारे कम नंबर आए, उनके ज़्यादा नंबर आए. तो it's a very common term that is used in campus. Chatur types. Yes, yes. Chatur was a classic example of RG. Anyways, chalo, let's come back to the discussion at hand. You have already learned mole concept, and usse you were able to analyze relationship between reactants and products by using balanced coefficients, right? अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट का, which is called as equivalence concept.
नाउ इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में आप नोटिस करो कैसा लिखा रहेगा, कैसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी. दिस कॉन्सेप्ट एज यू कैन सी इज ऑल्सो यूज टू एनालाइज रिएक्शंस. ठीक है, हम लोग फोकस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर, बट नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर भी अप्लाई करा जा सकता है. देयर विल बी टाइम्स जहां पर विल बी अप्लाइंग equivalence concept on non-redox reactions also. And what we will be doing is we'll be achieving the same objective. We will be trying to establish the relationship between reactants and product. However, in this case, what you will find is that we do not need balanced coefficients. We will not need any balancing to be done. Right? तो ये कैसे अचीव करते हैं, क्या होता है इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, उसके लिए पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर. नाउ व्हाट डज दैट एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर स्टैंड्स फॉर? नोटिस करना यहां पर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसके लिए पहले मैं एक डिस्क्लेमर प्रेजेंट कर देता हूं. राइट, ये डिस्क्लेमर कैसा है? There will be some modifications or alternative ways to calculate n factor. अभी जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, that is like the core basic version of what is n factor. Right, so एक बार इसका core definition note करना. The core definition is in the following manner. N factor of a species in a reaction is defined as the number of moles of electron given or taken per mole of the species. यानी कि एक स्पीशीज कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रही है या ले रही है, वो हमें उस स्पीशीज का एन फैक्टर देता है. अनदर वे, एन ऑल्टरनेट वे टू ऑल्सो, ठीक है, विच इज अ मोर कॉमन वे इन विच वी विल बी कैलकुलेटिंग एन फैक्टर, is net change in oxidation state per molecule. ठीक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा. net change in oxidation state per molecule. This is also a way in which we will do the n factor calculation. ठीक है, ये हेडिंग समझ में आई? लिखा आप लोगों ने ये इतना? इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट यहां से लिखना शुरू कर दो. इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट क्या है एंड एन फैक्टर क्या है? हाँ, क्या कह रहे हो देवेन? अच्छा, तुम्हें केवीपी वाई देकर आईआईएससीआर में जाना है. हमारे बीच में है क्या कोई जिनका 11th में केवीपी वाई में सिलेक्शन हो गया है? Do we have someone in this batch? आप लोगों ने लिखा तो था ही सही, आई रिमेम्बर. राउंड 1 में हुआ था किसी का? Were you called for interviews or something like that? नहीं नहीं, एक राउंड के बाद में इंटरव्यू के लिए भी बुलाते हैं. अच्छा, इस बार ऐसा था कि इंटरव्यूज ही नहीं लिए थे. अच्छा, एक ही राउंड था. तो किसी का हुआ हमारे बीच में? फिर तो टफ कर दिया होगा उन्होंने. पहला राउंड सिलेक्शन में ही अगर रिजल्ट दे रहे हैं, they will not then have created the funny. ऐसे ही आउटकम के बेस पे कर दिया होगा. बट आजकल केवीपीवाई में भी बहुत कंपटीशन होने लग गया है यार. मतलब लाइक बच्चे 10th क्लास से शुरू कर देते हैं केवीपीवाई की प्रिपरेशन. अलग लेवल पर होड़ मची हुई है. हम्म
ऑल राइट, लिख लिया सबने? सर प्लीज वेट। कौन से वाले पार्ट? ये तो लिख लिया होगा ना ऊपर वाला, इक्विवेलेंस यस सर। कॉन्सेप्ट, ये रह गया तुम्हारा। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोटिस करना, कुछ कोई कह रहा था क्या? ओके, नाउ ये जो डेफिनेशन या कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको बताया, इसको जरा इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करो एंड मुझे जो भी रेडॉक्स स्पीशीज हैं उनके एन फैक्टर निकाल के दो। राइट, वैसे तो मैंने गोला मार्क कर दिया है आपके लिए दैट दीज आर द रेडॉक्स स्पीशीज। अब हर एक रेडॉक्स स्पीशीज के ऊपर आप ये अपना कैलकुलेशन का तरीका अप्लाई करके मुझे बताओ व्हाट इज कमिंग आउट एज द एन फैक्टर। अभी इतना ही करा है स्नेहल, जो जब तुम आए तब जो स्क्रीन पे था बस उतना ही करा है, वहीं से स्टार्ट किया हमने। आ पाया किसी का कुछ आंसर? ये KMnO4 के बारे में क्या दिख रहा है आपको? KMnO4 में पोटेशियम एंड ऑक्सीजन तो स्पेक्टेटर है, it is manganese that is undergoing a change. How much change in oxidation state is happening? 5 का दिख रहा है। सो पर मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल में एक ही मैंगनीज का एटम है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज 5 का हो रहा है। व्हाट अबाउट FeSO4? FeSO4 में सल्फर एंड ऑक्सीजन तो स्पेक्टेटर है, it is iron that is undergoing a change from +2 to +3. So if I apply the definition net change in oxidation state per molecule, my answer comes out to be 1. Right? ये समझ में आ रहा है? In case of KMnO4, as you can see, potassium and oxygen were spectator. Manganese was undergoing a change, +7 से +2. तो N हो गया net change in oxidation state per molecule. एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम था ना मैंगनीज का। FeSO4 में आयरन ही चेंज हो रहा है और द चेंज इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ओनली, एंड एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल कम्स आउट टू बी 1 ओनली। MnSO4 का इन फैक्टर अगेन 5 होगा बिकॉज सेम मैंगनीज अंडरगोइंग अ चेंज। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नोटिस करना, ये फेरिक सल्फेट वाला जो एग्जांपल है, फेरिक सल्फेट इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पर अगेन आयरन इज अंडरगोइंग दैट चेंज, +2 से +3 आ रहा है। But if you notice in one molecule, how many atoms of iron are there? There are 2 atoms of iron. So if I apply the definition was net change in oxidation state per molecule. So the answer comes out to be 2. Right? ये example समझ में आया? How to calculate N factor of reaction species?
देखा, लिख लिया सबने, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, नाउ इस वाले रिएक्शन में एन फैक्टर निकालो, क्या क्या आ रहे हैं। एज अ क्विक प्रैक्टिस फटाफट फटाफट बता दो। देखो, थोड़े से ट्रिकी एग्जांपल्स धीरे धीरे मैं आपके सामने लेके आऊंगा। सर वो एग्जाम्पल नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल नहीं दिख रहा, क्या हो गया उस एग्जाम्पल में? ओ, एक जस्ट मिनट। अभी दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जस्ट करने दो। हाँ, तो इसमें आप नोटिस कर रहे हो किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही हैं। ClO4 माइनस का एन फैक्टर कितना आ रहा है? 6. और MnO2 का 2. राइट। एंड यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल में एक एक ही एटम था, तो कोई दिक्कत नहीं आई आप लोगों को। अच्छा, ये वाला रिएक्शन इसमें बता दो, इन स्पीशीज का एन फैक्टर क्या क्या है। ओहो, एक मिनट, क्या हो जा रहा है? Just give me 1 minute. Huh? Let me restart this thing. Coming back. बताओ अब इसमें। पूरा रिएक्शन नहीं लिखा है बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू फोकस ऑन स्पेक्टेटर स्पीशीज। जो रिडॉक्स स्पीशीज हैं वो मैंने लिख दिए हैं, एंड आई हैव इनफैक्ट इवन हाइलाइटेड द रिडॉक्स एटम्स फॉर यू। यहाँ पर कितना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस K2Cr2O7? +6। और ये किस में जा रहा है? +3 में। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सिलेट?
लाइक ऑक्सैलिक एसिड में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। और ये किधर जा रहा है, +4 में, राइट। सो अब आप मुझे एन फैक्टर्स बताओ इन सब स्पीशीज के। इन फैक्टर का डेफिनेशन क्या था, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, that was the core definition, core calculation. Another one was number of moles of electron given or taken per mole of substance. कभी कभी वो भी काम आता है, ज्यादा काम आएगा आपके लिए नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। तो यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का 6, क्यों, क्योंकि चेंज 3 का है बट क्रोमियम के 2 एटम्स है ना। सेम ऑक्सैलिक एसिड का इनफैक्टर 2 रहेगा, क्यों, कार्बन में चेंज 1 का हो रहा है बट एटम तो 2 है, राइट। समझ में आया बाकी लोगों को भी? हाँ सही है साई राम, राइट प्रत्याशा, समझ में आ पा रहे? चलो इसमें बता दो लास्ट एक और, आई होप इसके बाद में सबको एन फैक्टर कैलकुलेशन का बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। कैसा है यहाँ पर, ये मैंगनीज +7 है, सल्फर -2 है, यहाँ पे सल्फर 0 है और ये +2 है, तो एन फैक्टर इनके 5 2 2 5 आ रहे हैं। क्लियर है इतना? ये एग्जाम्पल भी लिखा सबने? यस सर। थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, सी इफ यू आर एबल टू गेट इट डन, ट्राई करो।
इसमें दोनों डेफिनेशंस ऑफ एन फैक्टर का यूज आएगा। हाँ ठीक है सानिका, करेक्ट आंसर। राइट तन्मय। कैसा रहेगा इसमें? तो एक डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर, ठीक है, जो यहाँ पे यूज किया है वो होता है पहला वाला डेफिनेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका +3 है, ए ऑप्शन। हाँ ठीक है, कैसे रहेगा वो आप नोटिस करना। एक डेफिनेशन था एन फैक्टर का, दैट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या ले रहा है, राइट। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा एक जो डेफिनेशन रहेगा एन फैक्टर का, दैट विल बी दैट X2H4 का एन फैक्टर इज 10। ठीक है, एज पर द कोर डेफिनेशन। एंड दूसरा डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ा, समझा, that it can also be written as the net change in oxidation state per molecule. है कि नहीं? इसको मैं एक्चुअली रेड से मार्क करता हूँ। तो ये -2 से किसी हायर स्टेट में जा रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इस कंपाउंड को Y बोल दो। मतलब इस कंपाउंड Y में एलिमेंट जो है वो तो X रहेगा ना, X समथिंग समथिंग, लाइक वी डोंट नो। कंपाउंड में X प्रेजेंट है। अब X का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्वेश्चन मार्क है, वो हमें निकालना है। सो द सेकेंड डेफिनेशन हम लोगों ने एक और सीखा, that it can also be written as net change in oxidation state per molecule, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स थे X के, आपको दिखे यहाँ पर X2H4 पे 2 एटम्स थे, तो यहाँ पे चेंज कितने का हुआ, 5 का। दैट विल बी द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X। तो अगर -2 पर है और 5 का चेंज है, मैं 5 हॉप्स ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जा रहा है। समझ में आया ये कैसे सर आप करा? एक बार, सर आप वापस एक बार बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, रीराइट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, X2H4 के लिए बोला जा रहा है दैट 1 मोल रिलीजेस 10 मोल्स। तो अगर मैं आपसे एन फैक्टर ऑफ X2H4 बोलूंगा, तो एक तो आप जो अपनी कोर डेफिनेशन है वो अप्लाई कर सकते हो। ऊपर सीखी थी अपन ने डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन थी? बोलो बोलो पृथ्वीराज। Sir, n factor is the number of moles of electrons given or taken per molecule, per mole of that atom. पर मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पर एज पर दिस स्टेटमेंट, आर यू गेटिंग द आंसर ऑफ एन फैक्टर एज 10? Yes, sir.
ठीक है, देन एक और तरीका है n फैक्टर निकालने का, जो मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके बोला कि हम लोग कैलकुलेशन में क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं. क्या था वो रेफर कैलकुलेशन? व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? So कि change in oxidation state into number of atoms per molecule. करेक्ट. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एंड देन नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कितने एटम्स है पर मॉलिक्यूल? 2. राइट. तो यहाँ पर आपको चेंज समझ में आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है एक्स का? Yes sir, 5. 5 का. एंड यू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑक्सीडेशन, राइट, क्योंकि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. Oh okay sir, हाँ sir, this was where I got it. Yes I got it. है ना. तो मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ लाइक मैग्नीट्यूड 5 है, बट आई कैन इसके नीचे राइट अनदर स्टेटमेंट सेइंग दैट सिंस इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है. तो ये बढ़ते हुए मैंने दिखा दिया 5 का इंक्रीज कैसे होगा. ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया. अब समझ में क्लियर है सबको? Yes sir. तो आई थिंक नाउ आपको एक n फैक्टर का डेफिनेशन और बेसिक कैलकुलेशन का आइडिया क्लियर हो गया. ठीक है, ओके. लेट्स नाउ लर्न कपल ऑफ more terms that are there as part of this concept called as equivalent concept. And मैं एक टेबल के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि we can establish some analogy and better remember these terms. पहला टर्म हम लोग सीखते हैं that is going to be called as equivalent weight, EW शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिनोट करेंगे. Now before I start with equivalent weight, ठीक है, मैं एक बार क्विकली मोल कंसेप्ट में उसका एनालॉगस टर्म मॉलिक्यूलर वेट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. इनफैक्ट आपको पता ही है मॉलिक्यूलर वेट का डेफिनेशन आपके यहाँ पे लिखा हुआ है सामने लेफ्ट हैंड साइड पर. इट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. राइट. आई होप दिस इज अबंडेंटली क्लियर विद एवरीवन. तो वैसे ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस का डेफिनेशन होता है, इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन होता है, it is the mass in grams of substance which gives or takes 1 mole of electron. ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ रहा है? मतलब समझ क्या आ रहा है एक्चुअली अभी के लिए? ये डेफिनेशन होता है. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन we can establish a link between molecular weight and equivalent weight using n factor. कैसे? नोट करते हैं. ठीक है, पहले इतना लिख लिया आपने. आर यू डन राइटिंग दिस? फटाफट लिख लो so that your focus is on the formula now. Now अब नोटिस करना n फैक्टर का डेफिनेशन क्या था. n factor of a substance is the moles of electrons given or taken by 1 mole substance. है कि नहीं?
यहाँ पर नोटिस करना if I draw a relationship amount of substance and moles of electron, right? तो अगर 1 मोल सब्सटेंस है तो उसमें n फैक्टर जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए होंगे, है ना? यही डेफिनेशन कह रहा है ना? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेने या देने के लिए कितना सब्सटेंस लगेगा वो आप निकाल सकते हो, है कि नहीं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना आ गया? 1/n फैक्टर मोल्स, है कि नहीं? एंड हाउ डू आई राइट मोल्स? मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एंड इस मास को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? इस मास को हम लोग बाय डेफिनेशन यही बोल रहे हैं ना कि कितना ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले या दे रहा है। इसको हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोल रहे हैं। So can you see how the relationship between equivalent weight and molecular weight got derived? How is equivalent weight equal to molecular weight upon n factor? ये फॉर्मूला क्लियर है आपको? ये डेरिवेशन नहीं है, दिस इज लाइक डेफिनेशन ओनली, दिस इज नॉट रियली अ डेरिवेशन ऑफ सॉर्ट्स। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो यू जस्ट use logic to connect those definitions and come up with the relationship. यहां तक का लिखा आपने? Please wait. हाँ लिखिए। ऑलराइट, लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट टर्म नोटिस करना, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट्स। इसका एनालॉगस होता है मोल कंसेप्ट में मोल्स। मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक टर्म डिफाइन किया जाता है कॉल्ड एज इक्विवेलेंट्स। दिस इज मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नाउ इफ यू यूज दिस रिलेशनशिप, ठीक है, इसको आप लाइक इसको और इसको यूज करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यू कम अप विद अ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट्स एंड मोल्स। क्या रिलेशनशिप आ रहा है? इक्विवेलेंट्स is coming out to be equal to moles into n factor. समझ में आ रहा है? आप आ रहा है ये रिलेशनशिप? नाउ ये तो रिलेशनशिप हो गया। However, what is the definition of equivalence? What it means? तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से थोड़ा और क्लियरली समझ में आता है।
नोटिस करना n फैक्टर क्या होता था, n फैक्टर वाज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन टेकन बाय 1 मोल सब्सटेंस। ठीक है, पर मोल सब्सटेंस ने कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स दिए या लिए। अगर मैं उसी को मोल्स ऑफ सब्सटेंस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो दैट वुड मीन दिस थिंग, it will give me the total moles of electrons that are given or taken by the substance in a reaction. And that is what the definition of equivalence is. Equivalence of a substance represents the total number of moles of electrons given or taken by that substance in a reaction. Right? कोई substance है जिसके 10 मोल रिएक्ट हो रहे हैं और उसका n फैक्टर 2 है, तो मतलब उस सब्सटेंस ने रिएक्शन में 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स दिए या फिर लिए होंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सर ये इक्विवेलेंट आप वापस बता सकते हैं कि n फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ सब्सटेंस, कैसे आपने वो लॉजिक बताया था? अरे ये तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया। यस सर। ठीक है, अब मास कैन बी रिटन एज मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यस एंड सर। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं यूज करूँ n फैक्टर। तो ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है, अब डेफिनेशन वाइज मैंने बोला n फैक्टर का डेफिनेशन क्या था, कि नंबर ऑफ moles of electrons given or taken per mole of a substance. एंड उसी सब्सटेंस के मोल्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल गिव मी द टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन बाय दैट सब्सटेंस। Oh yeah, yes sir, yes sir. That is what the definition of equivalence is. It is the total moles of electrons given or taken by substance in the reaction. ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। देन एक और लास्ट टर्म नोटिस करना, that is called as normality. Now it is analogous to molarity. Molarity क्या होता था, molarity was moles upon volume in liters. Normality is defined as equivalence upon volume in liter. Now if you use the above relationship and this relationship and substitute this over here, then you get another relationship between normality and molarity. You get normality is equal to molarity into n factor. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है। ठीक है, एक साथ 3 नए टर्म्स, इनफैक्ट आई शुड से n फैक्टर भी नया ही है आपके लिए, 4 नए टर्म्स आपके सामने आ गए, and somehow they are related to what you have studied in mole concept also. Those relationships are based upon their definitions only. ठीक है, स्टार्टिंग में एक साथ पढ़ने में सारे के सारे डेफिनेशन, सारे के सारे फॉर्मूला नहीं याद होते हैं। आराम से अभी के लिए लिख लो, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे यू विल बी देन क्वाइट यूज्ड टू दैट। ठीक है, लिख लिए सबने ये टर्म्स? Just a minute.
ऑलराइट, थोड़ा अप्लाई करना शुरू करें इनको क्वेश्चंस में. यस सर. ठीक है. ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. राइट, सो इस रिएक्शन में आपको बोला जा रहा है how many grams of KMnO4 should be taken if its 0.5 liter 0.2 normal solution is to be prepared. So you can start with normality itself. Normality is going to be equivalence upon volume in liters. तो उससे आपको equivalence of KMnO4 मिल गए. Equivalence को आप लिख सकते हो as moles into n factor, and moles को आप लिख सकते हो mass upon molecular weight. Right? And why did I go in this manner? Because मुझसे पूछा है ना कितना ग्राम KMnO4 चाहिए. So I am somehow connecting the dots so as to arrive at what I am being asked in the question. ये dots connect हो पाए? Yes sir. Very good. बस now it's matter of just putting in the value. Like n factor कितना है? I think that is something which now you are practiced enough to tell me KMnO4 का n factor कितना है इधर? 5. Right. And what will be the molecular weight? वो तो मतलब थोड़ा सा आपको 158. मैंगनीज का एटॉमिक मास होता है 55. ठीक है, I think that should have been mentioned in the question. Atomic weight of potassium is 39 and manganese is 55. ठीक है, given that information, अब आपने molecular weight भी निकाल लिया होगा and then you would have computed the mass also. ठीक है, ये ए ऑप्शन आंसर हो जाए. ठीक है, आगे बढ़े. देख लिया हो आपने, लिख लिया हो, समझ लिया हो. सर सर मैंने अपने कैलकुलेशन चेक की सर 31.6 आ रहा है.
31.6 ही आ रहा है क्या? Yes, sir. ऐसा तो कह रहे हो. 0.2 and 0.1 0.02 हो जाता है ना, तो 300 158 इंटू 0.02 हो गया ना. No, sir, it's right. Sir, 3.1. 3.16 है. ठीक है. All right then. So now you are prepared to learn the all important concept of this chapter, that is called as law of chemical equivalence, which is very, very fundamental. It is, in simple words, conservation of electron. Right? कोई redox reaction होता है तो कोई species electron देती है तो कोई species electron लेती है. Right? So if I write something like this, total moles of electrons given is equal to total moles of electron taken, isn't that obvious? ऐसे इलेक्ट्रॉन हवा में थोड़ा लटके हुए रह जाएंगे. कोई दे रहा है और कोई ले रहा है, तो जितने दिए जा रहे हैं उतने ही लिए जा रहे होंगे, है कि नहीं? और अभी थोड़ी देर पहले आई टोल्ड यू व्हाट दिस इज कॉल्ड. Total moles of electrons given or taken by a substance. Did we give some name to this? Equivalence. That's it. That is your law of chemical equivalence. That in a redox reaction, equivalence of reducing agent is equal to equivalence of oxidizing agent. Clear? Yes, sir. ठीक है, काफी ऑब्वियस सही है. नाउ अब इसको नोटिस करना किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे. एज अ जनरल एग्जांपल, कोई रिएक्शन हो रहा होता, ठीक है, A and B are reacting to give C and D, and हम लोग उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, यूजिंग कोफिशिएंट्स like small a, small b, small c, small d. Now with the help of those coefficients, we used to establish a relationship between reactants and products. मोल कंसेप्ट सीखा था अपन ने ये. Moles of A consumed upon A is equal to moles of B consumed upon B is equal to moles of C produced upon C and moles of D produced upon D. वैसे ही अब हम सेम रिएक्शन के लिए, ठीक है, if it was a redox reaction and A, B, C, D were the redox species, then we can still establish a relationship between reactants and products without any need of balanced coefficients. We can simply write equivalence of A is equal to equivalence of B is equal to equivalence of C is equal to equivalence of D. We don't need any balanced equation. We don't need any balanced coefficients. इतना लिखो. Then I will take one example to demonstrate this. One actual example like molecules and reaction, not ABCD. OA मतलब oxidizing agent, RA मतलब reducing agent.
ऑलराइट, लिख लिया? नहीं, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में भी हम लोग देखो एन फैक्टर डिफाइन कर देते हैं, कुछ तरीके रहेंगे वो मैं बताऊंगा बाद में, बट पहले रेडॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वो मैंने डिस्क्लेमर डाला था दैट अभी मैं आपको एन फैक्टर निकालने का एकदम कोर बेसिक फंडामेंटल तरीका सिखा रहा हूँ। वी विल मॉडिफाई इट गोइंग फॉरवर्ड। देखा हमने? Yes, sir. Done. ठीक, अब एक एग्जांपल नोटिस करना। सो दिस वाज द एग्जांपल व्हिच वाज द फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने जो बैलेंसिंग में सीखा था, FeSO4 KMnO4 H2SO4 वाला लास्ट क्लास में। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। एंड इसमें लाइक यू ऑल्सो नो आयरन +2 से +3 जा रहा है, राइट। पोटेशियम सॉरी मैंगनीज +7 से +2 जा रहा है, राइट। तो यू नो विच आर द रेडॉक्स स्पीशीज, राइट। दीज 4 आर द रेडॉक्स स्पीशीज, बाकी सब स्पेक्टेटर है, ठीक है। तो मैं स्पेक्टेटर पे वैसे भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं रेडॉक्स स्पीशीज के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। तो इफ आई वाज टू राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन रेडॉक्स स्पीशीज, तो वो कैसा हो जाएगा एज पर मोल कंसेप्ट? इस तरीके से रहेगा, है ना। This is how I would write the relationship between the redox species as per mole concept by using the coefficients. Moles upon coefficient is equal to moles upon coefficient is equal to moles upon coefficient. अच्छा, अब यही सेम रिजल्ट मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा विदाउट बैलेंसिंग, ठीक है। सो यहाँ पे नोटिस करना, अभी मैंने बैलेंस्ड कोएफिशिएंट्स हटा दिए, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी कोएफिशिएंट, दिस इज द अनबैलेंस्ड रिएक्शन and I have again written down the oxidation state so that I can calculate the n factors, and वो भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। n factors will be 5, 1, 5, 2 respectively, है ना। यहाँ तो क्लियर है ना? n factor में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? n factor कैसे आया? राइट, ठीक है। अब बाय इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट आई कैन राइट इन सबके इक्विवेलेंट्स बराबर है। Equivalence of KMnO4 is equal to equivalence of FeSO4 and so on so forth. And अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, equivalence is moles into n factor. तो can I replace equivalence by this moles into n factor? So I can write equivalence of KMnO4 into KMnO4 का n factor which is 5. Equivalence of FeSO4, I can write it as moles of FeSO4 into उसका n factor that is 1, and so on so forth. Equivalence is equal to moles into n factor. So I have established the same result using equivalence concept. Notice करना, ठीक है, ये और ये सेम है,
This and this is same. नोटिस कर पाए? Yes, sir. तो लिख लो फिर. Write down this. तो जूम कर देता हूँ. ठीक है. ऑलराइट, लिखा? ठीक है, लिख लो. अब तो लिख लिया होगा भाई. Yes, sir. ठीक है. ऑलराइट. अगर समझ में आ गया है आपको तो एक क्वेश्चन पे अप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ. अभी मेरी आवाज तुम लोगों को आ रही है क्या? और has it considerably reduced? आ रही है पर थोड़ी low Not है. very clear, sir. ये क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है? लाइक आर यू लुकिंग एट कि मतलब हो क्या रहा है? हाउ डू वी नो what potassium dichromate does with formic acid? Now the thing is that ऐसे questions पूछे जाते because you are expected to know some common reactions. अब आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में लिस्ट भेजा था एक,
Yes, आई sir. होप आपने वो लिस्ट या तो प्रिंट निकाला होगा या लिखा होगा नोट्स में, बट आपके पास में हैंडी होगा वो, राइट? नाउ उसमें कैन यू लोकेट पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड उसमें कैन यू locate its reaction with a carboxylic acid, oxalic acid. अब फॉर्मिक एसिड भी वही फैमिली का है ना, तो कैन आई एक्सट्रापोलेट दैट वैसा ही कुछ फॉर्मिक एसिड के साथ में भी हो रहा होगा? Yes, sir. तो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस? चलो अब आंसर बताओ. Yes. देख लेते हैं. एन फैक्टर तो आई थिंक सही से निकाल लिए होंगे आप लोगों ने. बाकी तो फिर इक्विवेलेंट्स बराबर इक्विवेलेंट्स करना है. तो आपका आंसर 1/3 आ जा रहा है. ठीक है, आपने यहाँ पे मिस आउट कर दिया. ये 2 दिख रहा है आपको? आई थिंक दिस इज व्हाट यू मिस्ड आउट, सोंटी. एम आई करेक्ट? ऐसे ऑप्शंस रहेंगे. सो लिख लिख के करो, कॉशियसली करो. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हो, गलतियां होंगी, बट गोइंग फॉरवर्ड इतने छोटे छोटे से एरर नहीं करना है. आते हुए कॉन्सेप्ट पे मार्क्स चले जाएंगे. ठीक है, सबको समझ में आया ये? सर लिस्ट में सर ये तो बस एक ही रिएक्शन के साथ मैच कर रहा है, C2O4 2- के साथ. हाँ. सो बट हाउ आर दे ऑक्सीलेट, सिमिलर? अरे दोनों ऑक्सैलिक एसिड फैमिली के हैं ना. ऑक्सैलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली है ना. अच्छा, इन दैट सेंस, ओके. ठीक है, चलो ये वाला बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ.
कुछ आ पा रहा है? ये तो ऑप्शन में नहीं था यश, मैंने ऑप्शन नहीं दिए तो तुमने मतलब गलत आंसर निकाल दिया। अच्छा अच्छा, तुमने लीटर में आंसर दिया। ओके ओके, वैसे पूछा क्वेश्चन में था हाउ मच इन ml। हाँ ठीक है, करेक्ट है तुम्हारा आंसर। राइट पृथ्वीराज, करेक्ट। ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड है अभी आपसे? आप रेफरेंस रिएक्शन देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा, समझ में आएगा। नाउ इक्विवेलेंस इक्वेट करना है, राइट। एक तरफ KMnO4 के लिए I would want to write equivalents as moles into n factor, and oxalic acid के लिए I would want to write equivalents as molarity into volume into n factor। मोल्स को मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लिखूंगा क्योंकि दिया डेटा मोलारिटी का है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, क्या मिस हो गया अमन तुम्हारा? पिछला क्वेश्चन ये तो देख लिया था ना, स्क्रीनशॉट लो भाई फटाफट, टाइम मत वेस्ट करो तुम क्लास का। ऑलराइट, ये देख लिया सबने? डन। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं तन्मय, केयरलेस मिस्टेक कर दिया तुमने।
करेक्ट, ए ऑप्शन इज द आंसर. ठीक है, अगेन knowledge of reaction is expected, so you should have gone in the reference reactions and figured it out. कौन से रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, एन फैक्टर्स आपने निकाल लिए होंगे, एंड देन यू वुड हैव अप्लाइड सिंपल नॉर्मेलिटी इनटू सॉरी एन फैक्टर इनटू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. वो हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ये ए ऑप्शन? क्लियर है सबको? Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं. Yes, sir. Alright. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन. However, the trick lies in appropriate use of equivalents. ठीक है, सो यहाँ पे आप नोटिस करना, हम इक्विवेलेंट्स इतने डिफरेंट तरीके से लिख पाना सीख रहे हैं. You can write moles into n factor, या फिर mass upon equivalent weight, या normality into volume, या molarity into n factor into volume, right? तो अभी क्या होगा क्वेश्चन में, डिपेंडिंग अपॉन कैसा डेटा दिया है, वो अप्रोप्रिएट फॉर्मूला आप यूज करोगे और आंसर निकालोगे. That itself is a skill set, that how well you are able to connect those dots. Otherwise concept तो वही है, equivalents और equivalents बराबर करते हैं. ठीक है, तो एक अटेम्प्ट लो at this question. नहीं स्नेहल, नहीं लास्ट क्वेश्चन के बाद में यही क्वेश्चन दिया है बस, कोई नया क्वेश्चन नहीं दिया. Like you can do this through mole concept also, equivalence concept also, multiple different ways and techniques से आप ये question कर सकते हो.
चलो एक तरीका मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, थोड़ी हिंट दे देता हूँ. इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से करने के लिए, right? Maybe you were not able to think of the reaction, or maybe you were too like confused कि कैसे लिखूं. हाँ, सॉन्टी, यश, आप दोनों का आंसर करेक्ट है, बट दिस कुड बी अ गुड हेल्प. अभी ट्राई कर सकते हो. क्या आंसर रहना चाहिए, कैसा आंसर आना चाहिए? सर मेटल का इन फैक्टर क्या होगा? जरूरत नहीं पड़ रही ना. कैन यू राइट उसका इक्विवेलेंस एज मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट? यस सर. अच्छा, गॉट इट. हाँ, ऑफ कोर्स, यश. नाउ यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे, अब ए ऑप्शन आंसर आ जा रहा है इससे. लाइक H2 का इन फैक्टर तो 2 रहेगा, उसके लिए यू कैन सी. ठीक है, वॉल्यूम को लीटर में यूज करना ना. 34.2 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 22.4 करने से मोल्स आ जाएंगे H2 के. इनटू आप n फैक्टर 2 करोगे तो आपको इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 मिल जाएंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल गेट द equivalent weight of the metal. Now simultaneously एक और तरीका नोटिस करना, this will help you enhance your thought process. मोल कंसेप्ट से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. मोल कंसेप्ट would require you to write a balanced reaction and at the same time assume some valency of metal when it forms the salt, when it reacts with the acid solution. तो कोई सॉल्ट बनाएगा तो कुछ वैलेंसी एज्यूम करनी पड़ेगी आपको. तो से आपने कुछ ऐसा लिख लिया, M is the metal and say HCl was the salt. ठीक है, and it forms MClX. राइट, मुझे नहीं पता ना मेटल की क्या वैलेंसी है. मेटल सोडियम भी हो सकता है, लाइक अल्कली मेटल भी हो सकता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी हो सकता है. तो उसकी वैलेंसी या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने मान लिया X है. तो metal chloride should be written as MClX, right? If I have written MClX as the metal chloride, then this is the balanced equation. ठीक है, HCl की जगह कुछ और भी ले सकते थे आप.
I just took it for the sake of simplicity. ठीक है? You could have very well written this in this way कि ये M H plus है, एसिड H plus हो गया ना, और ये किसी प्लस एक्स स्टेट में जा रहा है. अब वो बाकी तो स्पेक्टेटर है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो. समझ में आ रहा है? चलेगा? अभी शांति है तुम्हें यश? नाउ अगेन बैलेंस कर दिया मैंने, यहाँ पर x H plus लिख दिया और यहाँ पर x/2 H2 लिख दिया. Right, so I can use moles upon coefficient equal to moles upon coefficient, right? And moles यहाँ पे हो जाएंगे mass divided by atomic weight. Atomic weight मैंने m assume कर लिया, coefficient इसका 1 है ना मेटल का तो, और H2 के लिए moles उसके वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर x/2 है. राइट, इसको सॉल्व करने पर ना तो मुझे m मिलेगा ना मुझे x मिलेगा. ठीक है, ना तो मुझे m मिलने वाला है ना तो मुझे x मिलने वाला है, बट व्हाट आई विल गेट इज m/x, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वांटेड फ्रॉम मी, दैट इक्विवेलेंट वेट. इट विल बी द एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, और n फैक्टर इसका x होगा ना, चेंज x का हो रहा है और एक ही एटम है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे. दिस वुड आल्सो हैव बीन अ वे. अच्छे से देख लो, समझ लो, कुछ डाउट आएगा तो पूछ लो. कोई दिक्कत नहीं ना, मैंने चेंज कर दिया ना, एसिड मोनो बेसिक होगा, पॉली बेसिक होगा, आई डोंट केयर, आई हैव जस्ट टेकन H प्लस. ठीक है, मेथड 1 है ये, which was equivalence concept based, very simple. And method 2 था, which was mole concept based, जहां पर you were like अपन सेम क्वेश्चन को मोल, हर क्वेश्चन को, इनफैक्ट इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को अपन मोल कंसेप्ट से एज वेल एज इक्विवेलेंस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं. However, mole concept will become a challenge sometimes because of the need of balanced equation, whereas equivalence concept will make things much easy, much faster, because we don't need to balance the reaction. We can very fast manner में write the reactants and products के बीच का relationship. ठीक है, जस्ट यही था, लास्ट क्वेश्चन था. मैंने थोड़ा सा 5-10 मिनट आपका ज़्यादा ले लिया, बट ठीक है. अब आप होमवर्क कर सकते हो, मैंने आप लोगों के साथ में होमवर्क शेयर कर दिया ग्रुप पर, तो आप ट्राई करना, एंड नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स यू वुड वांट टू आस्क? किसी का कुछ रह गया, स्क्रीनशॉट लेना, कुछ देखना, समझना, फटाफट बता दो. This is what we started with. I gave a quick recap of what is it that we have done and what is it that we are going to do today. And then I said that let's start with this equivalence concept. Right? फिर हमने ये n factor पढ़ा सबसे पहले, valency factor. And then उसके बाद ये different terms.
then को apply करा in questions, then we studied law of chemical equivalence and applied that also in questions. ठीक है? हाँ. n factor का जो starting part था उसका first example दिखा दो. n factor में ये वाला. Yes sir. Done sir. Thank you, sir. All right. Any other doubt? सर फर्स्ट पेज जूम आउट कर दो ना प्लीज थोड़ा, यही वाला पार्ट. यही वाला पार्ट. अच्छा, जूम आउट करने को बोला तुमने या जूम इन करने को बोला? जूम आउट सर. ये. हाँ ये सर. डन सर, थैंक यू. Sure. All right then. Thank you guys. Bye bye. Thank you, sir.